1871 के वक्त इंडिया में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेड अलेक्जेंडर था। इसने साहिवाल के करीब मौजूद शहर हड़प्पा में खुदाई करवाई तो उसको वहां से एक स्टैम्प मिली। स्टैम्प के मिलने के बाद 1980 तक हड़प्पा में खुदाई की गई तो वहां से 2 और स्टैम्प्स मिल गई। जब इन स्टैम्प्स की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला ये स्टैम्प्स 5500 साल पुरानी हैं। इन पर एनिमल्स की तस्वीरें बनी थी और साथ ही इनके ऊपर कुछ लिखा भी हुआ था। ये क्या लिखा था साइंसदान को पता नहीं चल सका। कई सालों तक इन स्टैम्प्स को समझने की कोशिश की गई लेकिन किसी को भी पता नहीं चल सका कि इन स्टैम्प्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है। वक्त गुजरा और फिर 1912 में इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेड जॉन मार्शल को बना दिया गया। उस वक्त जॉन मार्शल यूके में था। उसी साल 1912 में इन स्टैम्प्स की तस्वीरों को यूके में पब्लिश किया गया, जिनको देखकर जॉन मार्शल फौरन यूके से हड़प्पा आ गया। उसने यहाँ मस्जिद खुदाई करवाई तो उसे 2 और स्टैम्प्स मिल गई। साथ ही उसको कई चीजें मिली जिससे जॉन मार्शल को समझ आ चुकी थी कि इस जगह किसी दौर में कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन रहा करती थी। फिर वक्त गुजरा और 10 सालों के बाद 1922 में एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट को हड़प्पा से 654 किलोमीटर दूर सिंध में दरिया रिवर के पास कुछ स्टैम्प्स मिली। इन स्टैम्प्स को देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या चीज है। उस इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने इन स्टैम्प्स की तस्वीरों को जॉन मार्शल को भिजवा दिया। इन तस्वीरों को देखते ही जॉन मार्शल ने कहा ये तो बिल्कुल वैसी स्टैम्प्स हैं जैसी हड़प्पा से मिली थी। जिसके बाद जॉन मार्शल ने कहा कि 2 मुख्तलिफ प्लेसेस से एक जैसी स्टैम्प्स के मिलने का मतलब है कि हड़प्पा और दूसरी जगह इंडस वैली सिविलाइजेशन के 2 शहर थे और इस दूसरे शहर को नाम दिया गया मोहनजोदड़ो। यानी हड़प्पा में मिलने वाली स्टैम्प्स की वजह से एक बहुत बड़ा शहर दरियाफ्त हुआ। इन दोनों शहरों की दरियाफ्त के बाद इंडस रिवर के पास कई सारी छोटी बड़ी सिटीज मिली, जिसके बाद इन सभी सिटीज को इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरी सिविलाइजेशन में 3700 से ज्यादा सिटीज को फाइंड किया गया, जिनमें 50 लाख से ज्यादा लोग रहते थे। इस पूरी सिविलाइजेशन का साइज उस वक्त की एंशिएंट इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से भी ज्यादा बड़ा था। इन 3700 सिटीज में से मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा और बहुत एडवांस सिटी था। 1922 में इस शहर की दरियाफ्त के बाद कई सालों तक जॉन मार्शल और बाकी साइंसदानों ने इस शहर को खोदा, जिसमें ऐसी चीजें मिली जिनको देखकर दुनिया हैरान हो गई। इन चीजों के अलावा इस सिटी के स्ट्रक्चर ने दुनिया को बहुत ज्यादा हैरान किया। यहाँ पर फुली प्लान्ड घर, शॉप्स, वर्कशॉप्स, यूनिवर्सिटीज और बहुत एडवांस सीवरेज सिस्टम मौजूद है। इस सिटी को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया था, एक सीटाडेल और दूसरा लॉ टाउन। सीटाडेल वाले सेक्शन का साइज छोटा है लेकिन इसे जमीन से काफी हाइट पर बनाया गया था, जबकि लॉ टाउन का साइज बड़ा है लेकिन ये सीटाडेल से नीचे मौजूद है। सबसे पहले बात करते हैं सीटाडेल की। सीटाडेल में ऊंचे ओहदे के लोग रहते थे, इसीलिए इनके सेक्शन को अलग और ऊंचा रखा गया। यहाँ पर 45 स्ट्रक्चर्स मिले हैं, जिनमें कुछ घर, एक कॉलेज, यहाँ पर लोग तालीम हासिल करते थे। सामने दिखाई देने वाला स्ट्रक्चर वो कॉलेज है जिसमें आप मुख्तलिफ कमरों को देख सकते हैं। कॉलेज के अलावा एक गोदाम, यहाँ पर अनाज को स्टोर किया जाता था। इस गोदाम की बेस को ईंटों से बनाया गया और इस गोदाम की जो छत हुआ करती थी उसे लकड़ी से बनाया गया था। साथ ही इस गोदाम में हवा के लिए रोशनदान हुआ करते थे, जिनको आप वीडियो में देख सकते हैं। वेयर हाउस के बाद इस स्ट्रक्चर को देखें, ये एक बहुत बड़ा असेंबली हॉल हुआ करता था। इस हॉल का साइज 4800 स्क्वायर फीट है, जिसमें 20 बड़े बड़े पिलर्स के स्ट्रक्चर्स को आप देख सकते हैं। इस जगह बड़े ओहदे वाले लोग इकट्ठे होकर फैसले किया करते थे। इन सब के अलावा सीटाडेल में एक बहुत बड़ा पाथ है। ये 2.5 मीटर गहरा पानी का तालाब है। इसकी दोनों साइड्स पर आप सीढ़ियों को देख सकते हैं। इन स्टेट से तालाब के अंदर जाया जा सकता है। इस पाथ को दुनिया का सबसे पुराना पाथ भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 7 मीटर है। इसमें 2,10,000 लीटर पानी भरा जा सकता है। अब यहाँ सवाल आता है कि इस पाथ की दीवारें, जिनको 5000 साल पहले बनाया गया था,
वो इतने ज्यादा पानी के वजन को कैसे बर्दाश्त करती थी। जब इस जगह को खोदा गया था तो साइंसदान को यहाँ से दो मटेरियल मिले, जिनमें एक का नाम जिप्सम है और दूसरे का नाम बिटुमिन। जिप्सम को इस बात में प्लास्टर के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जबकि बिटुमिन को वाटर प्रूफिंग के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जिससे पानी दीवारों को कमजोर ना कर पाए। इस बात के चारों तरफ देखें तो आपको कुछ पिलर्स दिखाई देंगे। इन पिलर्स को देखकर साइंसदान का मानना है कि इस बात के ऊपर छत हुआ करती थी, जिसे लकड़ी से बनाया गया होगा। इस बात के बिल्कुल साथ एक कुआं मौजूद है, जिससे इस बात में पानी भरा जाता था, और इस बात के ऊपर एक रास्ता दिखाई दे रहा है। ये रास्ता एक नाले से कनेक्टेड है। इस रास्ते के बिल्कुल आगे कुछ सुराख बने हैं। इन सुराखों से बात के पानी को निकाला जाता था, जो इस नाले से होता हुआ शहर से बाहर दरिया में गिर जाता। इस बात का क्यों बनाया गया, इसके बारे में आज भी सही से नहीं पता चल सका। अगर आप यहाँ की दीवारों को देखें तो इनमें लगी ईंटें असल नहीं हैं, इनको दोबारा से लगाया गया है। असल ईंटें इनके नीचे मौजूद हैं। लेकिन अगर आप इस जगह को देखें तो यहाँ आपको दिखाई देने वाली ईंटों का साइज पहले वाली ईंटों से बड़ा लगेगा। ये बिल्कुल असल ईंटें हैं। इनको यहाँ पर आज से 5500 साल पहले लगाया गया था। ये आज भी बिल्कुल सही हालत में मौजूद हैं। ये सारे स्ट्रक्चर सीटाडेल में मौजूद हैं। सीटाडेल के बाद लोअर टाउन आता है, जिसमें घर, शॉप्स और बहुत एडवांस सीवरेज सिस्टम मौजूद है। सबसे पहले लोअर टाउन में मौजूद घरों की बात करते हैं। यहाँ पर ज्यादातर घर टूटकर खत्म हो चुके हैं, लेकिन जो घर आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसकी हालत टाउन में मौजूद बाकी घरों से काफी ज्यादा बेहतर है। यहाँ घरों के अंदर दाखिल होने वाले दरवाजे को उस जगह बनाया गया था, यहाँ से घर का अंदरूनी स्ट्रक्चर नजर ना आ सके। इस घर की एंट्रेंस राइट साइड पर है। जब आप इस घर के दाखिली दरवाजे पर खड़े होंगे तो आपको सामने एक गली दिखाई देगी। इस घर के कमरे आपको दिखाई नहीं देंगे। इस चीज ने साइंसदान को बहुत ज्यादा हैरान किया, जिससे पता चलता है कि उन लोगों ने प्राइवेसी का कितना ख्याल रखा था। घर में दाखिल होते ही लेफ्ट साइड पर एक बहुत बड़ा कमरा आता है। इसके बिल्कुल साथ स्टोर रूम बनाया गया था। यहाँ पर एक और दरवाजा है। इससे थोड़ा आगे जाने पर लेफ्ट साइड पर एक कमरे का दरवाजा आता है। इस कमरे के दूसरी साइड पर एक और दरवाजा मौजूद है, लेकिन इस कमरे की लेफ्ट साइड पर इस घर का किचन मौजूद है। इस किचन में सामने आपको एक सुराख दिखाई दे रहा होगा। इस सुराख को धुआं बाहर निकालने के लिए बनाया गया था। इस सुराख से आगे खाली जगह बनाई गई है। ये असल में किचन का ओपन एरिया है, जिससे धुआं घर से बाहर जा सके। यहाँ से बिल्कुल सामने आपको एक बहुत बड़ा रोशनदान दिखाई दे रहा होगा। ऐसे रोशनदान पूरे घर में मौजूद हैं। इनको आपने याद रखना है। इनको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। किचन से बाहर निकलकर कमरे के दूसरे दरवाजे पर जब आप जाओगे तो आपको एक बहुत बड़ा कमरा दिखाई देगा। इस कमरे के सामने एक और कमरा है, जिसकी दीवारों का कुछ हिस्सा टूट चुका है। इस कमरे के साथ लेफ्ट साइड पर एक और कमरे की तरफ रास्ता जाता है, और इस कमरे से बाहर निकलते ही खाली जगह आती है। ये मेहमानों के बैठने की जगह थी, और इधर से सीधा आप घर से बाहर निकल जाते हैं। घर के स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी आलीशान महल का मैप हो। आज के दौर में भी ऐसा मैप बनाना मुश्किल काम है, लेकिन आज से 5500 साल पहले के लोगों ने इतने शानदार घर बनाए। घर के सामने वाली साइड पर आपको बड़े बड़े रोशनदान दिखाई दे रहे होंगे, और इसकी दूसरी साइड पर भी आपको सेम रोशनदान दिखाई दे रहे हैं, और इनकी बिल्कुल ऑपोजिट साइड में भी ऐसे ही रोशनदान बने हैं कि गर्मियों में हवा यहाँ से दाखिल होकर पूरे घर में सर्कुलेट करती है, और सर्दियों में हवा का रुख इस साइड पर नहीं होता, जिससे सर्दियों में कमरे गर्म रहते हैं। ये वाकई में कमाल की इंजीनियरिंग है, और ये सेम स्ट्रक्चर आपको बाकी घरों में भी दिखाई देगा, जो एक हैरानकुन बात है। साइंसदान के मुताबिक ये डबल स्टोरी घर था, और दूसरी स्टोरी इन रोशनदान के ऊपर थी।
इसका सबूत दीवार में बने हुए निशान हैं, जिनको आप देख सकते हैं, जिनके अंदर पिलर्स को फिक्स किया जाता था। साथ ही आप इन सीढ़ियों को देख सकते हैं जो ऊपर की तरफ जाती हैं, जो इस बात का सबूत है कि आज से 5000 साल पहले डबल स्टोरी घर बनाए गए थे। दीवार में आपको खाली जगह दिखाई दे रही होगी। असल में इसे बारिश के पानी को बाहर निकालने के लिए बनाया गया था। यहाँ पर हमें कोई भी वॉशरूम दिखाई नहीं दिया। हो सकता है इस घर की ऊपर वाली मंजिल में वॉशरूम हो, जो इस वक्त तबाह हो चुका है। आप इस कुएं को देखें, ये कुआं किसी दूसरे घर में मौजूद है, जिससे पानी को निकालकर वॉशरूम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मैं एक और घर का वॉशरूम आपको दिखाता हूँ। ये उस घर की एंट्रेंस है। आप यहाँ से सीधा चढ़कर ऊपर आते हो और फिर सीढ़ियों से नीचे उतरते हो तो यहाँ पानी का कुआं आता है, जिसे पानी निकालकर वॉशरूम के लिए इस्तेमाल किया जाता। और ये वॉशरूम था। यहाँ से पानी वॉशरूम से निकलकर बाहर गिरता और यहाँ से सीधा नाले में जाता। यहाँ पर एक पूरा सीवरेज सिस्टम मौजूद था, जो हर घर के साथ कनेक्टेड था, जिससे उस घर का पानी नालियों से होता हुआ सीधा दरिया में जाकर गिरता। सिटाडेल और लोअर टाउन में बहुत एडवांस सीवरेज सिस्टम मौजूद था। सीवरेज की एक बहुत बड़ी नाली पूरे शहर में इस तरह बनाई गई थी कि हर छोटे से बड़ा घर, शॉप और फैक्ट्रीज उसके साथ आसानी से कनेक्ट हो जाती। और फिर ये नाली एक बहुत बड़े नाले से कनेक्ट होती थी, जिससे शहर का पानी आसानी से दरिया में गिर जाता। सीवरेज की नाली को लाइमस्टोन के पत्थरों से ढका गया था, क्योंकि लाइमस्टोन बदबू को अपने अंदर जज़ब कर लेता है। इस लाइमस्टोन्स को आप वीडियो में देख सकते हैं। ये स्टोन्स 5500 साल पुराने हैं, जो आज भी बिल्कुल सही हालत में मौजूद है। इतने एडवांस सीवरेज सिस्टम को बनाने के लिए शहर को जमीन से थोड़ा ऊपर बनाया गया, ताकि सीवरेज सिस्टम की सभी नालियों को शहर से बाहर निकाला जा सके, जिससे शहर का पानी आसानी से शहर से बाहर निकल जाए। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज भी बारिश का पानी इस सीवरेज सिस्टम से होता हुआ शहर से बाहर गिरता है। इस नाली के मुख्तलिफ हिस्सों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज के दौर में नए घर को पुराने घर की दीवार के साथ जोड़कर बनाया जाता है, लेकिन आज से 5000 साल पहले घर बनाकर खाली जगह छोड़ दी जाती और फिर नया घर बनाया जाता। ये चीज आपको इस पूरे टाउन में जगह जगह दिखाई देगी। यहाँ घरों के बाहर ईंटों के कूड़ेदान भी बनाए गए थे। हर घर में एक सुराख बना होता था, जिससे कूड़े को घर से बाहर फेंका जाता और फिर उस कूड़े को बास्केट में जमा किया जाता, ताकि गलियां बिल्कुल साफ रहें। इसके अलावा यहाँ कई कुएं दरियाफ्त हुए हैं, जिनमें कुछ बड़े और कुछ छोटे कुएं हैं। और यहाँ पर स्टीम पाथ भी मौजूद थे। घर वाले एरिया से जब आप बाहर निकलते हैं तो एक बहुत बड़ी रोड आती है, जिसके दोनों तरफ शॉप्स हैं, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये बड़ी सड़क टाउन के सभी मेन रोड से कनेक्टेड होती है और टाउन की सारी गलियां इस रोड से कनेक्टेड होती हैं। इस रोड को फॉलो करते हुए जब हम आगे जाते हैं तो एक इंडस्ट्रियल एरिया आता है। इस एरिया में इस जगह को देखें। यहाँ पर कई भट्टियां आपको दिखाई दे रही हैं। कहा जाता है कि ये कपड़े को रंग करने वाली फैक्ट्री थी और इन भट्टियों पर बड़े बर्तन रखकर इनमें कपड़े को रंग किया जाता था। इस जगह आपको एक ड्रेन होल भी दिखाई दे रहा होगा, जिससे पानी बाहर निकाला जाता था। साइंसदान के मुताबिक ये कोई और चीज की शॉप भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर चांसेस हैं कि ये कपड़े रंगने का कारखाना हो। इस एरिया के बिल्कुल सामने एक और टाउन आता है। ये आर्मी का टाउन था। यहाँ पर उस वक्त आर्मी रहा करती थी, जिनके घरों को आप देख सकते हैं। इस पूरी जगह पर आपको टूटे हुए बर्तन दिखाई देंगे, साथ ही कई इंसानी हड्डियां भी आपको दिखाई देंगी। अभी तक हमने लोअर टाउन को अच्छे से देखा, साथ ही सिटाडेल के सभी स्ट्रक्चर्स को देखा, लेकिन अभी एक स्ट्रक्चर बाकी है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप 20 रुपए नोट को देखें तो इसकी बैक पर भी आपको इस स्ट्रक्चर की तस्वीर दिखाई देगी। ये स्ट्रक्चर शहर की सबसे ऊंची जगह है। इसको मोहनजोदड़ो के लोगों ने नहीं बनाया, बल्कि इसे मोहनजोदड़ो सिटी के खत्म होने के 2000 साल बाद किसी बुद्धा ने बनाया था, जिसे बुद्धिस्ट स्तूपा कहा जाता है। इसके अंदर एक पॉट रखा जाता, जिसमें बुद्धा की एशिस होती थी। इस स्तूपा के गिर्द आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे। इन स्ट्रक्चर्स को बुद्धा के फॉलोअर्स ने ही बनाया था। इस शहर से बहुत सारे बर्तन,
ज्वेलरीज और भी बहुत सारी चीजें मिली हैं जिनको म्यूजियम में रखा गया है। यहाँ से कई ढांचे भी मिले हैं जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, सेहवन से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक फोर्ट मौजूद है जिसका नाम रानीकोट फोर्ट है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा फोर्ट माना जाता है। ये फोर्ट 32 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसे कीर्तर माउंटेन रेंज के बीच में बनाया गया है। इस फोर्ट की दीवार इतनी बड़ी है कि लोग इसे द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी कहते हैं। इस फोर्ट के चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, जिसकी वजह से इस फोर्ट को कंप्लीट देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस फोर्ट के टोटल 5 गेट्स हैं। हर गेट के साथ एक बहुत बड़ी दीवार है जो कई किलोमीटर दूर पहाड़ों के गिर्द फैलकर दूसरे गेट के साथ जाकर कनेक्ट होती है। इन दीवारों में स्टेयर्स और वॉच टावर बने हुए हैं जिन पर फौजी खड़े होकर दूर तक नजर रखते थे। हमने रानी फोर्ट के 2 गेट्स को विजिट किया है। जब आप जीटी रोड से हटकर 36 किलोमीटर अंदर कीर्तर नेशनल पार्क की तरफ आते हैं तो आपको पहला गेट रास्ते में ही दिखाई दे जाता है। आप देख सकते हैं कि एक दीवार ऊपर से आती हुई गेट के साथ कनेक्ट होती है। और दूसरी तरफ दीवार नीचे से ऊपर की तरफ दूसरे गेट की तरफ जाती है। दूसरा गेट हमने जो विजिट किया उसका नाम ये है। ये गेट सबसे ज्यादा फेमस और खूबसूरत है। ये गेट काफी आगे पहाड़ों के अंदर जाकर आता है। वहाँ पहुँचना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वहाँ जाने के लिए स्पेशल रोड नहीं है बल्कि छोटी सी रोड है जो रेत और छोटे बड़े पत्थरों से भरी हुई है। उस गेट की तरफ जाते हुए आपको खूबसूरत चश्मे दिखाई देते हैं। ये वो गेट है जिसकी वीडियो को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें आप दीवार के अंदर चौकियों को भी देख सकते हैं जिन पर खड़े होकर फौजी दूर तक नजर रखते थे। इस फोर्ट के अंदर भी 2 और फोर्ट्स को हमने देखा जिन्हें लोग मीरीकोट और बालाकोट कहते हैं। मीरीकोट फोर्ट रोड पर ही नजर आ जाता है। आप वहां आसानी से जा सकते हैं। इस फोर्ट को देखकर ऐसा लगता है कि इसे रहने के लिए नहीं बल्कि चारों तरफ नजर रखने के लिए बनाया गया था। इस फोर्ट की दीवारों के चारों तरफ फौजी खड़े होकर दूर तक नजर रखते थे। अगर दुश्मन किले के अंदर दाखिल हो जाता तो इस फोर्ट से उस पर हमला करके उसे रोका जाता। ये भी कहा जा सकता है कि फौजी इस फोर्ट में आकर क़याम किया करते थे। इसके अलावा एक और फोर्ट है। ये फोर्ट बहुत ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद है। वहां जाने के लिए रास्ता ब्लॉक हो चुका था जिसकी वजह से हम उस फोर्ट पर नहीं जा सके। यकीनन उस फोर्ट का भी डिफेंस के लिए बनाया गया होगा। अब सवाल आता है कि इस फोर्ट को कब बनाया गया। इसके बारे में सही से किसी को नहीं पता, लेकिन हिस्टोरियंस के मुताबिक इस फोर्ट को 3rd ईस्वी से 5वीं ईस्वी में बनाया गया था। फिर 1783 से लेकर 1843 के दौर में मीर कराम अली तालपुर ने इस फोर्ट की मुरम्मत करवाई थी। हैरान करने वाली बात यह है कि इतने सालों पहले लोगों ने बगैर टेक्नोलॉजी के इतना बड़ा फोर्ट कैसे बना लिया। अल्लाह ने इंसान को इतना इंटेलिजेंट बनाया है कि इंसान हर दौर में ऐसी चीजें बनाने के काबिल होता है। वहां जाकर इस फोर्ट को रिकॉर्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। आपको ये फोर्ट कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं चुकंडी कब्रिस्तान की। ये कब्रिस्तान कराची से 29 किलोमीटर दूर मलीर के पास मौजूद है। हिस्टोरियंस के मुताबिक इस कब्रिस्तान की तारीख 15 से 18वीं सदी की मानी जाती है। ये कब्रें बलोच और सामीचा कबीले के लोगों की हैं, जो कई सौ साल पहले इस एरिया में आबाद थे। ये कब्रें इस्लामी दौर की हैं, लेकिन इनके डिजाइन में मकामी सखावत नजर आती है। इन कब्रों को देखें तो इनका कलर येलो है। असल में इन कब्रों को पीले रेतले पत्थरों से हाथ से तराश कर बनाया गया है। इन कब्रों को अगर गौर से देखें तो इन पर कुछ चीजें बनी हुई दिखाई देंगी, जिन पर फुलाद, तलवारें, घोड़े, जेवरात, फूल शामिल हैं और कुछ पर कुरानी आयात भी लिखी हुई हैं। मर्दों की कब्र पर तलवार या घोड़े की शक्ल बनाई गई है, जबकि औरतों की कब्रों पर जेवर और फूलों के डिजाइन बनाए हुए हैं। ये आर्ट सिंध की संगे तराशी का सबसे आला नमूना समझा जाता है। हर कब्र को कई पत्थरों से बनाया जाता, जिनको एक दूसरे के ऊपर रखा जाता। बास कब्रों की छतें बनाई जाती जैसे कोई मकबरा हो। इस कब्रिस्तान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया।
इसके बाद बात करते हैं 2000 साल पुराने शहर की। मर्दान से 15 किलोमीटर दूर एक गांव आता है जिसका नाम जमाल खड़ी है। इस गांव से 4 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी है जिस पर 2000 साल पुराना शहर मौजूद है। ये शहर असल में गंधारा सिविलाइजेशन का हिस्सा था। गंधारा वो दौर था जब बुद्धिज्म इस पूरे इलाके में फैला हुआ था और ये शहर उन लोगों के लिए रिलीजियस और एजुकेशनल सेंटर था। इस शहर के स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा लगता है कि इसे बड़ी प्लानिंग के साथ डिजाइन किया गया था। इस पूरे शहर की ड्रोन इमेज को आप स्क्रीन पर देखें। सबसे पहले इस जगह की बात करते हैं। हिस्टोरियंस के मुताबिक ये उन लोगों का असेंबली हॉल हुआ करता था। यहाँ बुद्धा के लोग इकट्ठे होकर फैसले करते और स्टूडेंट्स को तालीम देते। इस हॉल के साथ कुछ कमरे आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ बुद्धिज्म के स्टूडेंट्स और टीचर रहा करते थे। इस शहर में एक किचन भी मिला है। यहाँ पर इस शहर में रहने वाले लोगों के लिए खाना बनाया जाता था। किचन के साथ फौजियों के लिए भी एक कमरा बनाया गया था ताकि कोई दुश्मन या जानवर इस शहर के अंदर ना आ सके। इस इमेज को एक बार फिर से देखें। यहाँ पर आपको एक गोल शेप जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। हिस्टोरियंस के मुताबिक बुद्धा के लिए ये इस शहर का मेन स्तूपा था। बुद्धिज्म में नाउस बिला स्तूपा को एक मुकद्दस मकाम माना जाता है। यहाँ लोग नाउस बिला इबादत किया करते थे। ये जमाल खड़ी का सबसे बड़ा स्तूपा है जिसे शहर के बिल्कुल सेंटर में गोल शेप में बनाया गया है। इसके चारों तरफ एक रास्ता है। यहाँ से बुद्धा के लोग नाउस बिला स्तूपा का चक्कर लगाते थे। स्तूपा के चारों तरफ छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। इन कमरों में बुद्धा के मॉन्क्स रहा करते थे। वो इन कमरों में इबादत और पढ़ाई किया करते थे। मेन स्तूपा के बाद एक और एरिया आता है। यहाँ पर कई छोटे छोटे स्तूपास बने हुए हैं। असल में इन छोटे स्तूपास को मॉन्क्स की याद के लिए बनाया गया है। जब कोई मॉन्क्स मर जाता तो उसकी राख को दफन करके उसके ऊपर स्तूपा बना दिया जाता, जिसकी वजह से यहाँ आपको काफी तादाद में छोटे स्तूपास दिखाई देंगे। इन स्तूपास के गिर्द भी कमरे बने हुए हैं जिनमें मॉन्क्स रहते और नाउस बिला इबादत करते थे। इन कमरों की बैक साइड के नीचे भी कुछ कमरे बने हुए हैं। यहाँ पर बैठकर बुद्धा के लोग मेडिटेशन किया करते थे। ड्रोन इमेज को एक बार फिर से देखें। इस पूरे इलाके के गिर्द चारों तरफ कई स्ट्रक्चर बने हुए हैं। असल में ये घर थे। यहाँ पर आम लोग रहा करते थे। इस जगह को पहली बार 19वीं सदी में सर अलेक्जेंडर ने फाइंड किया था। इस शहर के अलावा अलेक्जेंडर ने सिरकप और हड़प्पा सिटी को भी फाइंड किया था और गंधारा के कई स्ट्रक्चर्स को अलेक्जेंडर ने फाइंड किया था। यहाँ से कई चीजें भी मिली हैं जिनको म्यूजियम में रखा गया है। इसके बाद बात करते हैं ट्विटर एक्स पर एक पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें लिखा है कि 3i एटलस नाम का ये ऑब्जेक्ट एक एलियन शिप है जो जापान की स्पेस एजेंसी को सिग्नल भेज रहा है। कई लोग इस बात पर यकीन कर रहे हैं। पिछले कई सालों से साइंसदान ऐसे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहे हैं जो किसी दूसरे सोलर सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल होते हैं और जमीन के पास से गुजरकर फिर से सोलर सिस्टम से बाहर चले जाते हैं। 19 अक्टूबर 2017 को पेनस्टेरिस टेलीस्कोप आसमान की तस्वीरें खींच रहा था। तभी कंप्यूटर पर बहुत हल्का चलता हुआ डॉट दिखाई देता है। शुरू में साइंसदान को लगा कि शायद ये कोई नॉइस है, लेकिन जब कुछ घंटों के बाद उस डॉट की पोजीशन को दोबारा चेक किया जाता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। उसकी स्पीड और डायरेक्शन हमारे सोलर सिस्टम के किसी भी नॉर्मल एस्ट्रॉयड जैसी नहीं थी। कैलकुलेशन से साइंसदानों ने कहा कि ना तो ये एस्ट्रॉयड बेल्ट से आया है और ना ही काइपर बेल्ट से आया है, बल्कि ये ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सोलर सिस्टम से ट्रेवल करता हुआ यहाँ पहुँचा है। और उस वक्त ये पहली बार था जब साइंसदान किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को देख रहे थे जो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं था। इसीलिए इसे ओमुआ का नाम दिया गया। इसकी लंबाई 800 मीटर से लेकर 1000 मीटर के बीच एस्टिमेट की गई और इसकी स्पीड 87 किलोमीटर फी सेकंड मेजर की गई, यानी ये 1 मिनट में 5200 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था। साइंसदान के मुताबिक इतनी रफ्तार किसी आम एस्ट्रॉयड के लिए हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है
इसको देखने के बाद कुछ साइंसदानों ने कहा कि शायद ये किसी टूटे हुए सियारे का टुकड़ा है जो अपने सियारे के तबाह होने के बाद खला में घूम रहा है। लेकिन कुछ साइंसदानों के मुताबिक ये एलियन का बनाया हुआ स्पेसक्राफ्ट है। सोलर सिस्टम से बाहर जाने से पहले साइंसदान इस पर एक स्पेसक्राफ्ट को भेजकर इसे स्टडी करना चाहते थे, लेकिन इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि इस पर स्पेसक्राफ्ट को भेजना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इस वक्त वो जमीन से 7 अरब किलोमीटर दूर सोलर सिस्टम से बाहर जा रहा है। इस ऑब्जेक्ट के सोलर सिस्टम में दाखिल होने के 2 सालों बाद यानी 2019 में एक और ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया गया जिसे नाम दिया गया 2I बोरिसोव। इसके चारों तरफ गैस और डस्ट की कोमा है। जब इसकी स्पीड और डायरेक्शन को कैलकुलेट किया गया तो पता चला ये ऑब्जेक्ट भी किसी दूसरे सोलर सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम में आया है और कुछ टाइम के बाद सोलर सिस्टम से बाहर चला जाएगा। साइंसदान को पता चल चुका था कि सोलर सिस्टम से बाहर मौजूद ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हो रहे हैं। जो दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हुआ था, इस ऑब्जेक्ट के सोलर सिस्टम में दाखिल होने के 6 सालों बाद यानी जुलाई 2025 को साइंसदानों को एक और डॉट दिखाई देता है। लेकिन जब इसकी कैलकुलेशन की गई तो पता चला कि ये भी दूसरे सोलर सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हुआ है और ये तीसरा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो दूसरे सोलर सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हुआ है। इसीलिए इसे नाम दिया गया 3I एटलस ऑब्जेक्ट। एक अंदाजे के मुताबिक इसका साइज 10 किलोमीटर के बराबर है, यानी ये ऑब्जेक्ट ओमुआ से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। अगर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट जमीन से टकरा जाए तो बहुत ज्यादा तबाही हो सकती है। जब ये जुपिटर के करीब पहुंचा तब इसकी रफ्तार 53 किलोमीटर फी सेकंड रिकॉर्ड की गई, जो बहुत ज्यादा तेज थी। कुछ तस्वीरों में इसके चारों तरफ हल्की सी ग्लो दिखाई देती है जिसे कोमा कहा जाता है, यानी ये एक एक्टिव आइस बॉडी जैसा बिहेव कर रहा है। साइंसदान हैरान है कि लाखों या करोड़ों सालों से ये ऑब्जेक्ट स्पेस में ट्रैवल कर रहा है और इतनी देर से ये बहुत सारी कॉस्मिक रेडिएशन के बीच से गुजरा, जिसकी वजह से इसके ऊपर मौजूद बर्फ को पिघल जाना चाहिए। लेकिन अभी भी इसके पास गैस और डस्ट को देखा जा सकता है और इसमें H2O यानी पानी के सबूत भी डिटेक्ट हो रहे हैं। ये चीज किसी रॉकेट इंजन के एग्जॉस्ट में भी बनती है, यानी लोगों के मुताबिक ये एक स्पेसशिप है जिसे ये गैस निकल रही है। इन तीनों ऑब्जेक्ट को देखते हुए यहाँ एक सवाल आता है कि ये तीनों ऑब्जेक्ट आए कहां से हैं? जब कंप्यूटर सिमुलेशन में इन तीनों ऑब्जेक्ट के पाथ को उल्टी डायरेक्शन में ट्रैक किया जाता है तो ये डायरेक्शन मिल्की वे गैलेक्सी के एक हिस्से की तरफ जाती है जिसे थिक डिस्क कहा जाता है। यहाँ पर ऐसे स्टार्स मौजूद हैं जो हमारे सूरज से भी ज्यादा पुराने हैं, तकरीबन 7 से 10 अरब साल पुराने। अब यहाँ सवाल आता है कि क्या ये ऑब्जेक्ट एलियन स्पेसशिप है या फिर कुछ और। 3I एटलस की बात करते हैं। सबसे पहले इसके ऑर्बिट की बात करते हैं। जब इसकी डायरेक्शन को नोटिस किया गया तो पता चला कि जिस डायरेक्शन में हमारे सियारे ऑर्बिट करते हैं, इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन उनके बिल्कुल ऑपोजिट है, जिसे रेट्रोग्रेड ऑर्बिट कहा जाता है। साइंसदान के मुताबिक ये ऑब्जेक्ट नजरों में आए बगैर सोलर सिस्टम में दाखिल हो सकता है और फिर बाहर भी निकल सकता है और इसकी स्पीड 58 किलोमीटर फी सेकंड है, जो बहुत ज्यादा तेज है। ये चीजें इस ऑब्जेक्ट को और ज्यादा मिस्टीरियस बना देती हैं कि कुछ तो है जिसकी वजह से ये ऐसे बिहेव कर रहा है। इसके अलावा इससे आने वाली रिफ्लेक्शन भी नॉर्मल आइस की तरह नहीं है, बल्कि थोड़ी स्मूथ है, जिसे देखकर लोगों का कहना है कि ये किसी पॉलिश स्ट्रक्चर जैसा लग रहा है। इन सारी बातों की वजह से लोग समझ रहे हैं कि ये एक एलियन का स्पेसशिप है। इन सारी चीजों के अलावा ये जमीन से दूर जा चुका है और अब वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट की तरफ जा रहा है, क्योंकि जमीन से दूर जाने के बाद जब इसकी डायरेक्शन को देखा गया तो पता चला कि इसकी डायरेक्शन उसी तरफ है जिस तरफ वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट जा रहा है। क्या सच में ये एलियन स्पेसशिप है? साइंसदान का कहना है कि ये ऑब्जेक्ट किसी चांद या सियारे का हिस्सा हो सकता है। वो सियारा तबाह हुआ और उसके टुकड़े खला में घूमने लगे, लेकिन इनकी स्पीड इतनी तेज होती है कि इन पर किसी भी स्पेसक्राफ्ट को भेजकर उसे स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए साइंसदान जमीन से ही इनकी शेप, रफ्तार और डायरेक्शन से इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त ये जमीन से दूर जा चुका है और सोलर सिस्टम से बाहर जा रहा है। 3I एटलस की स्टार या एरिया से आया है, ये इसकी उम्र को जानने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी साइंसदानों को ये नहीं पता कि इसकी उम्र क्या है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट एक मिस्ट्री बना हुआ है। इसके बाद बात करते हैं। हमारी जमीन से 57 लाइट ईयर दूर एक गैस जन्य सियारा है जिसका नाम GJ504b है।
जिसे चेरी बॉम्ब भी कहा जाता है। ये सियारा जुपिटर की तरह येलो ब्राउन है और सैटर्न की तरह ऑरेंज है। ये एक बहुत ही यंग पिंक सियारा है। पिंक होने की वजह से ये इतना ज्यादा चमकीला है कि आपको तस्वीर लेने के लिए किसी भी फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके पास जमीन से 430 लाइट ईयर दूर एक सियारा जिसका नाम J1407b है। साइंसदान इसे मेगा सैटर्न भी कहते हैं क्योंकि इसका रिंग सैटर्न के रिंग से 200 गुना ज्यादा बड़ा है। अगर इस सियारे को हमारे सोलर सिस्टम में सूरज की जगह पर रखा जाए तो इसका रिंग मार्स तक फैल जाएगा, जो वाकई में हैरानकुन बात है। इसके बाद हमारी जमीन से 340 लाइट ईयर दूर एक ऐसा सियारा है जो 3 स्टार्स को ऑर्बिट करता है। तो जरा सोचिए, अगर आप उस सियारे पर रहते तो आपको आसमान में 3 सूरज नजर आते जो कभी भी ग्रुप नहीं होते। इसके बाद नासा ने एक ऐसा सियारा ढूंढा है जिसकी सरफेस बहुत ही अजीबोगरीब है। हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सियारा वीनस, जिसका एटमॉस्फेयर तो बहुत डेंस है, लेकिन इसकी सरफेस पर लावे के समुद्र बहते हैं और यहाँ पर तेजाब की बारिश होती है, जिसकी सरफेस का टेम्परेचर 450 डिग्री है। लेकिन हमारी जमीन से 510 लाइट ईयर दूर केपलर 10p सियारा मौजूद है, जिसकी सरफेस का टेम्परेचर वीनस की सरफेस से 3 गुना ज्यादा है। इसे जहन्वी सियारा भी कहते हैं। इसकी सतह का टेम्परेचर 1500 डिग्री है। ये सियारा अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब है, जिसकी वजह से यहाँ लावे के बहुत बड़े बड़े समुद्र बहते हैं। इस सियारे को स्टार वार मूवी में भी दिखाया गया है, जिसका नाम लावा प्लेनेट था, जिसमें भी लावे के समुद्र बहते थे। इसके पास जमीन से 30 लाइट ईयर दूर एक सियारा ग्लीज 581c मौजूद है, जो एक रेड ड्वार्फ स्टार से लॉक्ड है, यानी इसकी एक साइड अपने स्टार की तरफ ही रहती है और एक साइड अपने स्टार के दूसरी तरफ रहती है। इसकी एक साइड पर हमेशा दिन और दूसरी साइड पर हमेशा रात रहती है और ये हमारी जमीन की तरह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। जब आप इसकी डे वाली साइड पर लैंड करेंगे तो वहाँ पर मौजूद रेडिएशंस आपको 1 सेकंड में जलाकर राख कर देंगी, और अगर आप इसकी डार्क साइड पर लैंड करेंगे तो वहाँ मौजूद सर्दी में आपकी कुल्फी जम जाएगी, यानी इसकी एक साइड बहुत गर्म है और दूसरी साइड बहुत ठंडी है। साइंसदान का कहना है कि गर्म और ठंडी साइड के दरमियान वाले हिस्से पर पानी मौजूद हो सकता है। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।